अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस का आता है किसी भी जानदार के अंदर उसकी बॉडी कंडीशन को मेंटेन करना डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से। इन्वायरमेंट में चेंज किए बगैर कह सकते हैं, मतलब है इन्वायरमेंट में चेंज जैसा भी आ रहा है लेकिन उसका अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, इंटरनल कंडीशन, बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम का मतलब होता है इंटरनल और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैटिक, मेंटेन्ड, एक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट एक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर। जैसे कि उसने कहा है कि बॉडी का रूम जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर इन्वायरमेंट के अंदर जितनी मर्जी ज़्यादा गर्मी या सर्दी हो जाए, मतलब जितना मर्जी टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाए या नीचे चले जाए। इसी तरह साथ दूसरी एग्जांपल भी दे रहा है कि बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। अगर 1 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डायबिटीज़ की कंडीशन में हम ले जाएंगे, मतलब वो डायबिटीज़ हो जाएगी। इसलिए बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरी बात ये भी आ जाती है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम वर्क करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, डाइजेशन के प्रोसेस वगैरह के अंदर, वो एक ख़ास टेम्परेचर मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं और वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे इसमें डेफिनेशन ऑप्टिमम थर्मोरेगुलेशन में लिखा भी होगा, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, बॉडी 3 तरह से अपना होम्योस्टेसिस करती है। सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन है, फिर थर्मोरेगुलेशन और थर्ड है एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में बात करें कि साल्ट और वाटर की कंडीशन को मेंटेन करने, मतलब बॉडी अपने अंदर या सेल की बात कर लें तो सेल जो है वो इंटरनल साल्ट और वाटर कंडीशन को मेंटेन करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें टोनिसिटी आ जाती है, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने पढ़े थे 9th क्लास के अंदर। तो टोनिसिटी होती है कि बॉडी सेल की इंटरनल कंडीशन को साल्ट और वाटर के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ऑस्मो का मतलब वाटर, ऑस्मोसिस से रेगुलेशन, रेगुलेट करना। दूसरी आ जाती है थर्मो रेगुलेशन, थर्म हीट से है। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर पे वर्क करते हैं जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये आपको लिखा नज़र आ रहा है। इसलिए बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा ताकि एंजाइम इजीली वर्क कर सकें। थर्ड आ जाती है एक्सक्रीशन। बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ये डेफिनेशन मेटाबॉलिक वेस्ट की लिखी होगी। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे बी हार्म द बॉडी, तो उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उन मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉडी में रहेंगे तो नुकसानदेह होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट हैं, केमिकल्स हैं, तो बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। अच्छा जी, उसके बाद प्लांट जो है वो बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म करते हैं, और उनमें मेटाबॉलिज्म क्या होगी, क्योंकि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होंगे, इसी तरह ऑक्सीजन और वाटर जो है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज़ होंगे। अब सबसे पहले आपको रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के वक्त चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो प्लांट रेस्पिरेशन के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और वो यूटिलाइज हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन चूँकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है रात के वक्त। इसलिए प्लांट जो है वो रात के वक्त पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एज आ वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से स्टोमेटा के ज़रिए से बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जबकि जो यंग रूट होंगी उनके अंदर फिर लेंटिसेल्स के ज़रिए से या सरफेस के ज़रिए से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है स्टोमेटा लेंटिसेल के बारे में, जिसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो चूँकि दिन के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होकर ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, वो तो इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होगी उसको प्लांट बॉडी अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगी। जितनी स्टोर होगी, जितनी यूज़फुल होगी वो स्टोर रहेगी, बाकी को रिमूव करना ज़रूरी होगा, और वो भी इसी तरह रेस्पिरेशन के ज़रिए से रिमूव हो जाएगी। जो स्टोर होगी वो मेसोफिल सेल के अंदर होगी, और मेसोफिल सेल के ज़रिए से ही, स्टोमेटा के ज़रिए से रिमूव हो जाएगी।
इस तरह एक्स्ट्रा वाटर की बात करेंगे तो प्लांट को रेस्पिरेशन के ज़रिए से एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है, और उस एक्स्ट्रा वाटर को वो इस्तेमाल करते हैं। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर ट्रेजिडिटी। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपिरेशन। दिन के वक्त तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, प्लांट्स इजीली वाटर को रिमूव कर देंगे, लेकिन चूँकि रात के वक्त ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, इसलिए प्लांट को रात के वक्त वाटर को रिमूव करने के लिए एक और मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम गटेशन कहते हैं। अब गटेशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जाइलम सेल में चला जाता है, और जाइलम सेल उसको फिर रूट की जो लीफ सरफेस होती है उसके टिप्स और एजेस के ज़रिए से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल पोर्स होते हैं, उनके ज़रिए से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि ये आपको लीफ की सरफेस के ऊपर ये ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, टिप्स और एजेस के ऊपर ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे दूसरी आ जाती है कि अक्सर आप लोगों ने बारिश के दिनों में ऑस पढ़ते देखी है, जिसको ड्यू कहा जाता है। तो ड्यू ड्रॉप्स और गटेशन में डिफरेंस है, दिखने में डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके बनने में डिफरेंस आएगा। जो गटेशन है वो तो मैंने आपको बताया कि प्लांट सरफेस के अंदर से वाटर का रिमूव होना है, ठीक है, टिप्स और एजेस के ज़रिए से। ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स इन का इज कॉल्ड गटेशन। लेकिन जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो कैसे बनेंगे? जब बारिश के दिन होते हैं तो बारिश होने के बाद हवा के अंदर वाटर पार्टिकल मुहल्लक हो जाते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। जब रात होती है तो रात को टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने से वही वाटर वेपर्स कंडेंस होके लीफ सरफेस के ऊपर इसी तरह से, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, या ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसी तरह से लीफ सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिनको हम ड्यू कहते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है ड्यू ड्रॉप्स और गटेशन से। गटेशन वो पार्टिकल जो लीफ के अंदर से एज आ एक्स्ट्रा वाटर निकलते हैं, और ड्यू ड्रॉप्स वो जो कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए से बारिश के दिनों में आपको औस नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे होमियोस्टैसिस की डेफिनेशन करेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑक्सीजन। और इसके अलावा गटेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस, ये ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी लिखी। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आ जाती है, ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सरफेस से वाटर का रिमूव होना होता है, और जो एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन किसी भी सरफेस से, प्लांट सरफेस से भी और किसी दूसरी सरफेस से भी वाटर का एवेपोरेट होना एवेपोरेशन कहलाता है, जबकि सिर्फ प्लांट सरफेस से वाटर का एवेपोरेट होना वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। ये भी डिफरेंस आप दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।